कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश में। आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर नंबर 5 है, क्लास 5 है। आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट पढ़ा दिया था। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो क्लास में दे रहा हूँ, आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए, कोई भी टेंस हमें क्या बताता है? कोई भी टेंस हमें किसी काम के होने का समय बताता है और उस काम के होने की स्थिति को बताता है। किसी काम के होने का समय का मतलब क्या है? जो भी काम है वो बीते हुए समय में हुआ था, अर्थात पास्ट टेंस में हुआ था, या फिर अभी के समय में यानी प्रेजेंट टेंस में हुआ है, या फिर आने वाले समय में होगा, अर्थात फ्यूचर टेंस में होगा। ये हो गया काम के होने का समय। स्थिति क्या होती है? जो भी काम है वो हो रहा है, हो चुका है, या थोड़ी देर पहले शुरू हुआ था, कुछ देर पहले शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। ये स्थिति होती है काम की। तो कोई भी टेंस स्टूडेंट्स हमें क्या बताता है? किसी काम के होने का समय और उस काम के होने की स्थिति को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब समझा देता हूं, ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाए कि इस टेंस में हम किस तरह के वाक्यों को पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस, इसका मतलब आप सभी लोग जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी अभी का समय। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या हुआ? अभी का समय यानी वर्तमान काल। और कंटिन्यूअस का मतलब है लगातार होना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या हो जाता है? वर्तमान काल में, अभी के समय में कोई काम जारी है, लगातार हो रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम ऐसे वाक्यों को पढ़ेंगे जो वर्तमान समय में जारी हैं, लगातार हो रहे हैं। हिंदी वाक्यों की पहचान क्या होगी? हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ, हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये शब्द आते हैं। इन वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है। क्या है हिंदी पहचान? मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये शब्द होते हैं। अब ये मुख्य क्रिया क्या होती है? मैं अपने पिछले लेक्चर में भी आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। कोई भी वाक्य होगा आपके सामने तो उसमें एक कर्ता होगा। कर्ता क्या होता है? किसी काम को करने वाला। ठीक है, कर्ता क्या होता है? किसी काम को करने वाला। और उस कर्ता द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उसे हम कहते हैं मुख्य क्रिया, यानी मेन वर्ब, इंग्लिश में मेन वर्ब। ठीक है, तो मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये शब्द जुड़े होंगे और इन वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है। यहां पर मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, ये उदाहरण आप देख लें। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो इसमें मुख्य क्रिया स्टूडेंट्स क्या है? पढ़ाना। और इसके साथ क्या लगा है? रहा हूं। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। ठीक है, इसी प्रकार से तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, मुख्य क्रिया पढ़ना, साथ में लगा हुआ रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या वह चाय पी रहा है? मुख्य क्रिया पीना, साथ में लगा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसी प्रकार से वे आगरा क्यों जा रहे हैं? मुख्य क्रिया जाना और साथ में लगाया रहे हैं, तो यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इन सभी वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जा रहा है। ठीक है, पहला वाक्य जो है वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। यहां लिख देता हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, हिंदी में कहेंगे सकारात्मक वाक्य। ये सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें किसी काम का होना पाया जाता है, किसी काम का होना पाया जाता है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो, मेरी माताजी खाना बना रही हैं, तुम्हारा भाई स्कूल जा रहा है। ये सब क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें काम का होना पाया जाता है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है हमारा तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, इसमें नहीं शब्द आया है, ये नेगेटिव सेंटेंस है।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें किसी काम का ना होना पाया जाए। इसमें नहीं शब्द जरूर दिया होगा, जैसे तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, इसमें काम नहीं हो रहा है, यानी काम का ना होना पाया जा रहा है। मैं तुम्हें संस्कृत नहीं पढ़ा रहा हूं, तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारा भाई स्कूल नहीं जा रहा है, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट है, क्या वह चाय पी रहा है, और लास्ट में यहां पर ये चिन्ह दे रखा है। इस चिन्ह को हिंदी में हम कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये क्या है? ये एक प्रश्न है। क्या है? ये एक प्रश्न है। तो ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य और अंग्रेजी में, इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वे आगरा क्यों जा रहे हैं। इसमें भी लास्ट में क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी क्वेश्चन मार्क दिया है। तो ये भी हमारा क्या है? एक प्रश्न है। लेकिन इसमें और इसमें दोनों में अंतर है। क्या अंतर है ये भी अभी समझा देता हूं, फिर मैं आपको इंग्लिश में इन्हें कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्या नियम होगा, ये बता दूंगा। तो ये वाक्य जो है, ये जो प्रश्न है, इसका उत्तर आप केवल हां या ना में ही दे सकते हैं। क्या वह चाय पी रहा है, इसका उत्तर आप क्या देंगे? हां वह चाय पी रहा है, या फिर ना वह चाय नहीं पी रहा है। तो ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चंस। क्या कहते हैं? यस नो टाइप क्वेश्चंस। आप पेन और नोटबुक अपने साथ रखें, जो भी चीजें नोट करने की उसे आप नोट कर लें। ठीक है। यस नो टाइप क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन जिसका उत्तर आप या तो हाँ में दे सकते हैं या फिर ना में दे सकते हैं। यस नो टाइप क्वेश्चंस कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा, वे आगरा क्यों जा रहे हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन इसका उत्तर, इसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। यहां पर क्यों, ये एक प्रश्न सूचक शब्द दिया हुआ है, इसका उत्तर आप हाँ या ना में नहीं देंगे। इसका आप रीजन बताएंगे क्यों जा रहा है। वे आगरा क्यों जा रहे हैं? वे आगरा ताजमहल देखने जा रहे हैं, वे आगरा अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो ये हमारा WH टाइप क्वेश्चन कहलाता है। कैसा कहलाता है? WH टाइप क्वेश्चन। ठीक। तो हमारे पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस है, तीसरा और चौथा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। ये यस नो टाइप क्वेश्चन है और ये WH टाइप क्वेश्चन है। ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोटबुक में लिख लें। मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसके नियम समझ लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया कौन कौन सी होती हैं? इज, आर और एम। इन तीनों की सहायता से ही, हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है? सहायक क्रिया, जो सहायता करती है। किसकी सहायता करती है? मुख्य क्रिया की। तो इन तीनों ही वर्ब्स की मदद से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में बनाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम। ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होती है, जो अभी मैंने आपको बताया था मुख्य क्रिया क्या होती है, कर्ता द्वारा किए जाने वाला काम। तो मुख्य क्रिया इसमें कौन सी लगती है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें आईएनजी जोड़ने से आईएनजी फॉर्म बनती है। तो इसमें हम इन दो क्रियाओं का, 2 वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। पहली हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है। चलिए अब ये देख लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो यहां पहला रूल है आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कर्ता लगाते हैं। कर्ता मैंने अभी आपको बताया है किसी काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम कर्ता लगाएंगे और कर्ता के बाद इज, आर, एम, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। इज, आर, एम, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। अगर कर्ता, सब्जेक्ट आपका एक वचन है, क्या है? एक वचन। एक वचन क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूं, जहां काम करने वाला केवल एक हो उसे एक वचन कहते हैं। अगर कर्ता आपका एक वचन है या फिर ही, शी, इट, इसमें से कोई है, तो आप कर्ता के बाद इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है। ही, शी, इट
ये प्रोनाउंस हैं, एक वचन के अंतर्गत आते हैं। ही का मतलब और शी का मतलब दोनों का मतलब वह होता है। ही का प्रयोग लड़के के लिए किया जाता है, शी का प्रयोग लड़की के लिए किया जाता है। इट का मतलब यह होता है और इसका प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है, यानी वस्तुओं के लिए किया जाता है। ठीक है। और अगर कर्ता आपका बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, बहुवचन क्या होता है? जहां काम करने वाला एक से अधिक हो। अगर कर्ता आपका बहुवचन है या फिर वी, यू, दे, इनमें से कोई है। वी का मतलब हम होता है, यू का मतलब तुम, दे का मतलब बे। ठीक है। और ये बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। अगर कर्ता आपका बहुवचन या बी, यू, दे है तब आप कर्ता के बाद आर लगाएंगे। और अगर आपका कर्ता आई है, क्या है? आई, तो आप एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है। समझ में आ गई ये बात? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे यानी कर्ता लगाएंगे। कर्ता के बाद इज, आर, एम, कर्ता के अनुसार इज, आर, एम में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद हम लगाएंगे मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म एक बार समझ लो, जैसे कि रीड, ठीक है, और इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी रीडिंग। ये हो गई मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म। ठीक है। इसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख देता हूं ओ। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, क्रिया का सीधा सीधा असर जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। और अगर कर्म नहीं होगा तो अन्य शब्द दिए होंगे, अदर वर्ड्स, अन्य शब्द, शॉर्ट में लिख दिया। ओ का मतलब अदर, डब्ल्यू का मतलब वर्ड्स, अदर वर्ड्स। ठीक है। और फिर लास्ट में हम लगाएंगे यहां पर फुल स्टॉप, इस तरह से एक बिंदी। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार इज, आर, एम, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद हम वर्ब की, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और आईएनजी फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स लगाएंगे। ठीक है। आप इसको लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रफ कर देता हूं यहां पर। ठीक है। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अगर हमारा वाक्य अफर्मेटिव है तो हम इस नियम का प्रयोग करेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर हमारा वाक्य नेगेटिव है तो हम कैसे बनाएंगे? वही सेम रूल रहेगा सेकंड के लिए भी। पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है। सब्जेक्ट के अनुसार इज, आर या एम, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। फिर हमें नॉट लगा लेना है। क्या लगाना है? नॉट। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नई शब्द आता है, इसलिए हम नॉट लगा लेंगे। ठीक है। फिर हमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फिर हमारा ऑब्जेक्ट और इसके बाद अदर वर्ड्स और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है? यहां इज, आर, एम के बाद नॉट लगा देते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है। अगर आपका वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, ऐसा वाक्य है जिसका उत्तर आप केवल हां या ना में ही दे सकते हैं, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? सबसे पहले हम कर्ता के अनुसार इज, आर या एम, इन तीनों में से कोई एक लगाएंगे। फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट यानी अपना कर्ता। ठीक है। एक वचन होने पर पहले इज लगा देंगे, बहुवचन होने पर आर और आई होने पर एम लगा देंगे पहले। ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्लियर? और इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स लगाना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। ये किन सेंटेंसेस के लिए है? इस टाइप के सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं, जिनका उत्तर आप हाँ या ना में ही दे सकते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन की, यानी WS टाइप क्वेश्चन की। अगर हमारा क्वेश्चन वाक्य इस तरह का है जिसमें कोई क्वेश्चन वर्ड, प्रश्न सूचक शब्द दिया है जिसका उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम जो भी क्वेश्चन वर्ड, प्रश्न सूचक शब्द दे रखा होगा उसकी इंग्लिश लगाएंगे। जैसे यहां क्यों दिया है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले आएगी। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं
क्वेश्चन वर्ड, प्रश्न सूचक शब्द। तो यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूं QW। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे और इसके बाद हम इस पूरे स्ट्रक्चर का प्रयोग कर देंगे, यानी या तो इज लगाएंगे या आर लगाएंगे या एम लगाएंगे और इसके बाद हम सब्जेक्ट इज आर एम कैसे आएंगे, एक वचन होने पर इज, बहुवचन होने पर आर और आई होने पर एम। ठीक है, फिर हम मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्लियर। और इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से हम WH टाइप क्वेश्चंस के वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें। अब मैं इन वाक्यों को इन नियम के हिसाब से ट्रांसलेट करके आपको दिखाता हूं, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले वाक्य को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। पहला वाक्य है हमारा, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम इस वाले बॉक्स का प्रयोग करेंगे, पहले बॉक्स का। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी कर्ता लगाना है। तो यहां कर्ता क्या है हमारा, देखिए पहले तो आप ये देखिए काम क्या हो रहा है, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, अंग्रेजी पढ़ाने का काम हो रहा है। ठीक है, और ये काम कौन कर रहा है, मैं। तो मैं क्या हो जाएगा, कर्ता यानी सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम मैं की इंग्लिश लगा लेते हैं, आई लगा लिया। अब इसके बाद हमें इज आर एम इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एम का, क्योंकि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो हमने यहां एम लगा लिया। ठीक है, एम हो गया हमारा। अब हमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है। अब इसमें मेन वर्ब कौन सी है, मैं के द्वारा क्या काम किया जा रहा, पढ़ाने का। किसका काम किया जा रहा, पढ़ाने का। तो पढ़ाना क्या हो जाएगी, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। तो पढ़ाने की होती है टीच। ठीक है, और इसमें आईएनजी जोड़ दो तो ये हो जाएगी आईएनजी फॉर्म, आई एम टीचिंग। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई। अब हमें ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स लगाने हैं। तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट दे रखा है इंग्लिश। पढ़ाने का सीधा सीधा असर किस पे पड़ेगा, इंग्लिश पर। तो इंग्लिश क्या हो गई हमारी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं इंग्लिश और यहां पर फुल स्टॉप। तो हमारा सेंटेंस बन गया, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। क्लियर हो गई बात। आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग इंग्लिश। मेरे पिताजी बाजार जा रहे हैं, माई फादर इज गोइंग टू मार्केट। मेरी माताजी खाना बना रही हैं, माई मदर इज कुकिंग फूड। ये हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस के नियम। अब हम बना लेते हैं इस वाले वाक्य को, यानी नेगेटिव सेंटेंस को। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम इस बॉक्स का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, काम करने वाला कौन है, तुम। तो तुम की लगा दो यू। ठीक है, यू एक वचन है या बहुवचन, बहुवचन है। तो हम इन तीनों में से क्या लगाएंगे, आर। तो हमने यहां आर लगा दिया। ठीक है, आर के बाद हमें नॉट लगाना, नहीं की इंग्लिश लगानी है। तो हमने यहां नॉट लगा दिया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या लगाना है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, पढ़ना। तो पढ़ने की होती है रीड, और इसमें आप जोड़ दें आईएनजी, रीडिंग। ठीक है, ये हो गई हमारी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और इसके बाद हमें लगाना ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। तो इसमें भी हमें ऑब्जेक्ट दे रखा है किताब। तो हम यहां लगा देंगे अ बुक। क्या लगा देंगे, अ बुक, और यहां फुल स्टॉप। सेंटेंस हमारा बन गया, यू आर नॉट रीडिंग अ बुक। तुम एक किताब नहीं पढ़ रहे हो या तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग हिंदी। आप मैच नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग मैच। तुम्हारा भाई चाय नहीं पी रहा है, योर ब्रदर इज नॉट ड्रिंकिंग टी। ये सब हो गए आपके नेगेटिव सेंटेंसेस के उदाहरण। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस वाले वाक्य की। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये वाक्य हमारा कैसा है, क्या से शुरू हो रहा है। इसका उत्तर आप हाँ या ना में ही दे सकते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनका उत्तर आप हाँ या ना में ही दे सकते हैं, ऐसे वाक्यों को हम इस नियम का प्रयोग करके बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें इज, आर, एम इन तीनों में से कोई एक लगाना है। तो हम क्या लगाएं,
ये डिपेंड करता है कर्ता पर, सब्जेक्ट पर। अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो एज, बहुवचन है तो आर, आई है तो एम। तो यहां पर हमारा कर्ता कौन है? चाय पीने का काम कौन कर रहा है? वह। और वह क्या होता है? एक वचन। तो हम इस वाक्य के किससे शुरू करेंगे? एज से। एज, ठीक है। और ये एज क्या हो जाएगी? इस क्या की इंग्लिश हो जाएगी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इज लगा दिया। अब हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा वह, यानी ही, ठीक है। इसके बाद हमें लगाना मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब इसमें क्या है? पीना। पीना, तो पीने की आईएनजी फॉर्म ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग, ठीक है। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई। अब हमें लगाना ऑब्जेक्ट है अदर वर्ड्स। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट दे रखा है चाय, तो यहां लिख देंगे हम टी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज ही ड्रिंकिंग टी? क्या वह चाय पी रहा है? क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं? एम आई टीचिंग इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो? आर यू रीडिंग इंग्लिश? ये हो गया आपका यस नो टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट वाले सेंटेंस की, जो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं, यानी ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, उसको हम इस नियम का प्रयोग करके बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड की लगानी है इसमें। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा है इसमें क्यों। क्यों की इंग्लिश होती है वाई, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, ये इससे पिछला वीडियो लेक्चर जो है उसमें मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूं, ठीक है। तो हमने यहां वाई लगा दिया, ओके। क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब हमें इज, आर, एम, इन तीनों में से कोई एक लगाना है। क्या लगाएं? ये डिपेंड करेगा आपके कर्ता पर। कर्ता है इसमें वे, और वे होता है बहुवचन, तो हमें आर लगाना है। आर, तो हमने क्या किया? क्वेश्चन वर्ड लगा लिया, आर लगा लिया। अब हमें लगाना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है इसमें बे, यानी दे, ठीक है, ओके। अब हमें लगाना वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब है इसमें जाना, तो यहां गो, और इसमें आईएनजी गोइंग, ठीक है। फिर हमें ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लगाने हैं। तो अदर वर्ड में इसमें आगरा दे रखा है, ठीक है। जब हम किसी की ओर जाते हैं तो गो के साथ में टू का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा गोइंग टू, और फिर हम आगरा लगा देंगे, आगरा, ठीक है। और यहां पर हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट में एक बात और कर लेते हैं। अगर आपका वाक्य इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो तो आप क्या करेंगे? इसी उदाहरण को मैं ले लेता हूं। क्या वह चाय पी रहा है? ये अभी इंट्रोगेटिव है, और अगर मैं इसमें नहीं शब्द और जोड़ दूं तो ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो जाएगा। क्या वह चाय नहीं पी रहा है? अब ये कैसा हो गया? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही हो गया। अगर ऐसा कोई वाक्य दिया है तो आपको कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगा देना है। यहां पर आप नॉट लगा दें, तब ये हो जाएगा इज ही नॉट ड्रिंकिंग टी? क्या वह चाय नहीं पी रहा है? इस वाले वाक्य को ले लें, वे आगरा क्यों जा रहे हैं? ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर मैं इसमें नहीं शब्द और लगा दूं तो ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो जाएगा। देखिए कैसे, वे आगरा क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? तो हमें वही करना जो हमने ऊपर वाले सेंटेंस में किया है। कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगा देना है, यहां पर नॉट, बस सेंटेंस हमारा बन गया। वाई आर दे नॉट गोइंग टू आगरा? वे आगरा क्यों नहीं जा रहे हैं? तो आज आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया है। आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत अच्छी तरह से ये सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।